नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य द कैरियर पॉइंट में आपका स्वागत है। देखिए, अब तक हम लोगों ने भारत के बारे में बहुत सारी चीजें को पढ़ा, लेकिन आज हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है भारत पर विदेशियों का आक्रमण। कि भारत पर विदेशी आक्रमण कैसे कैसे हुए और किसने भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण किया। उसमें सबसे पहला नाम आता है किसी वंश का या किसी देश का। तो वंश के बारे में अगर हम कहें तो वंश है हकमनी वंश, और कोई देश के बारे में अगर बात आती है तो वह देश होता है ईरान या ईरानियों ने। इसके बाद मेरे दोस्तों हम देखेंगे यूनान के बारे में पढ़ेंगे, यूनानी वंश के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे हम हिंद यूनानी वंश के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे शक वंश के बारे में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे पल्लव वंश के बारे में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कुषाण वंश के बारे में। कि इन वंशों के राजाओं ने भारत पर आक्रमण किया। तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था? ईरानियों ने किया था। ये बड़ा महत्वपूर्ण है आपके किसी भी एग्जाम में। देखिए, इधर जो आगामी एग्जाम आने वाले हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, जो जिसके एग्जाम फरवरी, मार्च और अप्रैल में होने वाले हैं, जिसमें आपका जूनियर असिस्टेंट, बीपीओ और आरओ और हो सकता है उत्तर प्रदेश दरोगा, उत्तर प्रदेश होमगार्ड और पेट के भी एग्जाम आ सकते हैं। केंद्र की बात करें तो केंद्र में ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल वगैरह के, एसएससी एमटीएस के जो एग्जाम है सब में महत्वपूर्ण ये प्रश्न बनता है। और हम इसमें देखेंगे सबसे पहला आक्रमण किसने किया, कौन सा शासक था जिसने भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया ईरानियों में। तो ये हकमनी वंश का डेरियस प्रथम था। कौन सा? डेरियस प्रथम। देखिए, अब एग्जाम में जो आयोग है वो आपको उलझाने के लिए ये भी प्रश्न कर सकता है कि डेरियस नाम दे दिया, 4 ऑप्शन देता है। अब तो कभी कभी 5 भी ऑप्शन दे देगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन अपने यहाँ तो 4 ही ऑप्शन से काम निकलता है। तो डेरियस दे देगा, डेरियस द्वितीय दे देगा, डेरियस प्रथम दे देगा और डेरियस चतुर्थ दे दिया। तो आप उसमें जब जाने रहेंगे कि सबसे पहला आक्रमण ईरानियों के किस शासक ने भारत पर किया, डेरियस प्रथम, तो तुरंत आप इसको क्लिक करके या आंसर देके आगे बढ़ेंगे। जो आपका एक प्रश्न तैयार। और ये वंश था आपका हकमनी वंश। इसने गंधार और कंबोज को जीत लिया था। किसको जीता था? गंधार को और कंबोज को जीत लिया था। और इसके बारे में देखते हैं कि ये जो भारत पर आक्रमण करने का जो सबसे पहला रहा तो ये हकमनी वंश। ये बड़ा महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। ये इस वंश के बारे में और इस वंश के जो शासक रहे इसके बारे में जानना आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। अब हम देखेंगे ईरानियों के बाद, जैसे अभी हमने बताया कि ईरानियों के बाद यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया, तो ऐसा रहा नहीं होगा। जब भारत में उस समय जब आक्रमण किया किसी ने तो कौन था? डेरियस प्रथम। तो जब सिकंदर, ईरानियों के बाद भारत में कौन आक्रमण करता है? यूनानी। और यूनानी में कौन सा प्रथम आता है? सिकंदर। और उसके और डेरियस प्रथम के बीच, डेरियस के प्रथम के बीच एक युद्ध होता है, जिस युद्ध का नाम होता है आपका गोगा माला और उर्वेला का युद्ध, जो 331 बीसी 300
31 बीसी में लड़ा गया। वैसे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी आप लोगों के जानने के लिए यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि वो कभी भी वो कुछ भी पूछ सकता है। अब हम देखेंगे सिकंदर। सिकंदर के बारे में हम पढ़ेंगे। सिकंदर का जन्म 356 बीसी में एक प्रांत था जिस प्रांत का नाम मकदूनिया और उसे मेसोडोनिया के नाम से भी जाना जाता है। और उस मकदूनिया का उस समय शासक था फिलिप, उसी का पुत्र सिकंदर, जिसका एक उपनाम रहा अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो इसमें यह प्रश्न पूछता है कि सिकंदर का जन्म कब हुआ, किस बीसी में हुआ? तो 356 बीसी। और कहां पर, किस प्रांत में हुआ था? मकदूनिया या मेसोडोनिया। भारत पर आक्रमण यह 326 बीसी में किया था। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछता है कि सिकंदर भारत पर आक्रमण कब करता है? तो 326 बीसी में। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। और उस समय भारत का जो शासक होता है उसका नाम होता है घनानंद। जब यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है, वो पूछ सकता है आयोग कि जब भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया तो उस समय भारत पर किस वंश का शासन चल रहा था और उस समय कौन राजा था? तो वंश था नंद वंश और शासक था घनानंद। यह सिकंदर जो है भारत वापस 325 बीसी में जाता है और वह कुल 19 महीने भारत में रुका था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि सिकंदर भारत में कितने माह तक रुका था। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। तो कुल 19 महीने तक सिकंदर भारत में रुका था। सिकंदर का जो युद्ध होता है भारतीय शासकों से युद्ध, तो सबसे पहला जो युद्ध होता है उसका राजा पुरु से, राजा पुरु से युद्ध होता है। वो उस युद्ध का नाम होता है हाइडेस्पेस का युद्ध। बड़ा महत्वपूर्ण है। उस युद्ध का सब सिकंदर का भारतीय शासकों से युद्ध में राजा पुरु, और उसमें यह महत्वपूर्ण है कि इस युद्ध का क्या नाम है? हाइडेस्पेस का युद्ध। ये झेलम या वितस्ता नदी के तट पर लड़ा गया। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि किस नदी के तट पर हाइडेस्पेस का युद्ध लड़ा गया। तो वो नदी थी या वो जो तट था वो झेलम, और जिसे वितस्ता भी कहते हैं। वो समय था कितना? 325 बीसी। और उसके बाद उसकी महत्व, चूंकि सिकंदर की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी, वो संपूर्ण विश्व को जीतने के लिए चला था। मकदूनिया से जब वो चला तो सोचा कि मैं संपूर्ण विश्व को जीत लूं। इतनी बड़ी उसकी महत्वाकांक्षा थी। सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से मना कर दी। अच्छा, ये प्रश्न आता है कि पार क्यों कर? क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो आज का ही नहीं, पिछले भी समयों में हमारे वहां जो मानसून का जो टाइम होता है वो हमेशा जून के बाद, जून से ही प्रारंभ हो जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण ये होता है कि जून के बाद जुलाई से लेकर और मध्य सितंबर तक मानसून खूब होता है। मानसून का मतलब बारिश का मौसम होता है, और उस समय नदियां अपने वहां अपने भयावह रूप में होती है। तो इसी वजह से ब्यास नदी में खूब पानी था, अपनी नदी अपने उफान में थी, इसलिए उसकी सेना ब्यास नदी को पार नहीं कर पाई। और हम देखते हैं प्रश्न पूछता है कि सिकंदर के गुरु का क्या नाम है? तो आपको पता होना चाहिए कि सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु। अरस्तु के शिष्य हुए प्लेटो, और प्लेटो के शिष्य हुए सुकरात। अब अरस्तु की पुस्तक का नाम भी पूछ देता है आपसे एग्जाम में, जिसकी पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स, और प्लेटो की पुस्तक का नाम है रिपब्लिक।
तो ये आपके लिए सिकंदर के बारे में अभी तक जो बताया गया, जो समझाया गया, ये बड़ा अति महत्वपूर्ण रहा। इसके बाद हम आगे देखेंगे जो आपका युद्ध होता है, जिसका जो अभी चर्चा हुई है, हाइडेस्पेस का युद्ध, जिसे 325 बीसी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था मेरे दोस्तों? 325 बीसी में लड़ा गया। उस समय जो युद्ध हुआ, जो राजा पोरस या पुरु हुए, पुरु और सिकंदर के बीच में होता है, उस समय वो कहाँ के शासक थे? ये प्रश्न पूछ देता है एग्जाम में कि राजा पोरस या पुरु, इनका एक नाम पुरु भी था, वो कहाँ के शासक रहे? तो वो पंजाब के शासक रहे। इस युद्ध में कौन विजयी होता है? तो इस युद्ध में सिकंदर विजयी होता है। किस युद्ध में मेरे दोस्तों? हाइडेस्पेस के युद्ध में, जो 325 बीसी में। और सिकंदर का जो थल सेनापति था इस युद्ध में, सेल्यूकस निकेटर था। यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है कि सिकंदर का थल सेनापति का क्या नाम है? तो सेल्यूकस निकेटर। और उसके जल सेनापति का नाम भी अति महत्वपूर्ण है, निर्याकस। तो ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आपके जो भी एक आगामी एग्जाम आने वाले उसके लिए ये बड़े महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम देखते हैं जो प्रबंध था वो फिलिप के द्वारा होता है, और एन्ना सिक्रिप्स जो इतिहासकार है, और अरिस्टोबुलस, ये भी एक अति महत्वपूर्ण इतिहासकार रहे उस समय। और सिकंदर की जो प्रिय पुस्तक रही उसका नाम है इलियड, और उसके राइटर है होमर। ये और भी एग्जामों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसकी पुस्तक का क्या नाम रहा। इसकी पुस्तक का मेरे दोस्तों, सिकंदर की प्रिय पुस्तक का नाम इलियड, और उसके राइटर रहे होमर। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि सिकंदर की प्रिय पुस्तक। इसके बाद हम देखेंगे सिकंदर ने नवीन शहरों का निर्माण किया। नवीन मतलब नए नए शहरों का निर्माण। उतने ही समय में इसने भारत में टोटल जो वो समय व्यतीत किया, उसमें ही इसने सिकंदरिया नामक शहर का निर्माण कराया, और बौकेफला नामक शहर का निर्माण कराया, जो अपने घोड़े के नाम पर रखा। किसके नाम पर? प्रश्न पूछा जाता है कि बौकेफला का नाम किसके नाम से था? तो ये सिकंदर के घोड़े के नाम से था। उसका नाम था बौकेफला। ठीक। और इसका जो साम्राज्य रहा मेरे दोस्तों, 4 भागों में बटा। इसकी मृत्यु 323 बीसी में बेबीलोन इराक में हो गई, जो ये यहां से वापस जा। अब हम देखेंगे भारत में मौर्य साम्राज्य, कि भारत में मौर्य साम्राज्य का उदय कैसे हुआ। मौर्य साम्राज्य के उदय का जो सबसे ज्यादा श्रेय जाता है, तो अगर हम देखें तो कहेंगे कि इसके गुरु कौटिल्य, जिनका एक नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता। अगर इनका अपमान नंद वंश के शासक ने नहीं किया होता तो शायद ये मौर्य साम्राज्य का उदय ही नहीं हुआ। लेकिन होने को कौन टाल सकता है? उदय होने वाला है, जो निश्चित है वो होके रहेगा। तो उसमें हमारा मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में का जो संस्थापक होते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य। इनके पुत्र होते हैं बिंदुसार, और उनके पुत्र होते हैं अशोक। ये तीनों लोग बड़े ही महत्वपूर्ण है, और इनके बारे में एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ना अति महत्वपूर्ण। और इसमें एक चीज और है, सबसे अंतिम शासक जो होता है उसका नाम है बृहद्रथ। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रश्न अक्सर पूछ देता, मान लीजिए आयोग है वो पहले दूसरे को ना पूछा, अंतिम में पूछ दिया, तो अंतिम शासक मौर्य साम्राज्य का बृहद्रथ है। इसके बाद मेरे दोस्तों हम लोग देखेंगे अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कैसे कैसे। चंद्रगुप्त का जो टाइम रहा शासन का, 322 से लेकर 298 बीसी।
मौर्य वंश का इन्हें संस्थापक, देखिए मेरे दोस्तों, मौर्य वंश का संस्थापक जिसने पूरे भारत को, देखिए ध्यान से, जिसने पूरे भारत को पहली बार राजनीतिक एकता, देखिए कितना महत्वपूर्ण चीज है ये, राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा। यानी पहले जो था, इसके पहले स्थितियां ऐसी थी कि सभी लोग एक साथ मतलब लड़ते झगड़ते रहते थे, आपस में प्रेम स्नेह नहीं था, एक राजा दूसरे राजा से किसी बातों को लेकर हमेशा लड़ता था। इन्होंने राजनीतिक एकता में और एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। और राजनीतिक एकता कैसी थी, उन्होंने अपने अन्य राजाओं के साथ, जो अन्य राजा थे उनके साथ अपने वैवाहिक संबंध, वैवाहिक संबंध मतलब उनकी पुत्रियों से शादी किया और अपने रिश्ते को मधुर बनाया, जिससे उनके बीच हमेशा परस्पर एक तनाव ना रहे। 322 बीसी में धनानंद को हराकर इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना। देखिए मेरे दोस्तों, ये अति महत्वपूर्ण, किसको हराया था? धनानंद। कब? 322 बीसी। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन होता है? चाणक्य, जिसे हम विष्णुगुप्त कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें इतिहासकार भारत का मैकियावेली के नाम से भी बताते हैं कि ये भारत के मैकियावेली रहे। कौन? चाणक्य, जिन्हें हम विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से। इनकी पुस्तक का जो नाम रहा वो अर्थशास्त्र। कौन सा? देखिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछ देता है कि चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या है, तो अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक नहीं रहा, इसमें संपूर्ण साम्राज्य जो शासन के बारे में, कैसे राजा को शासन करना चाहिए उसके बारे में निर्धारित क्या क्या बिंदु थे, उस सब के बारे में इन्होंने लिखा। उसका नाम था राजनीतिक विज्ञान पर आधारित। अर्थशास्त्र है लेकिन वो किस पे था? राजनीतिक विज्ञान पर आधारित। मौर्य वंश का जो राजचिन्ह रहा मेरे दोस्तों, मोर रहा। जो मोर है वो मौर्य वंश का राजचिन्ह है। और चंद्रगुप्त की पत्नी का नाम दुर्धरा रहा। उनकी पत्नी का नाम था दुर्धरा। अब हम देखेंगे इनके अन्य चीजों के बारे में। इनका जन्म, चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म होता है वो 345 बीसी होता है, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। इनके अन्य नाम में देखेंगे, इनका एक नाम स्टोबो, एरिन और जस्टिन और सेंद्रोकोट के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। आगे हम देखते हैं एम्पियानस और प्लूटार्क और एंड्रोकोट के नाम से भी जो है इन्हें जाना गया। निरियाकस ने इन्हें सेंटोपोस के नाम से जाना या कहा। इनकी माता का नाम मोरा था, जो मौर्य कहलाए। अपनी माता की वजह से ही इनके वंश का जो नाम रहा मौर्य वंश रहा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज थी। विशाख दत्त की पुस्तक जो थी मुद्रा राक्षस, इसके बारे में उन्होंने लिखा है। आगे हम देखेंगे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज भी बड़ा महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण है। इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। बड़ा महत्वपूर्ण है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से कि मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है, अक्सर एग्जाम में पूछ देता है इंडिका। यह सेल्यूकस का राजदूत था। कौन? मेगास्थनीज। और चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में आया था। प्रश्न पूछता है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था, तो सेल्यूकस का राजदूत था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। अब हम इसके बारे में देखते हैं। जब सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, देखिए, जब सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जनता के सामने आते थे तो शोभा यात्रा का
आयोजन और जश्न मनाया जाता। ये राजा का सबसे बड़ा एक अलग ही अनोखा चीज था कि जब राजा जनता के सामने आता था तो लोग उसके उत्साह के लिए और उसके सम्मान के लिए शोभा यात्रा का आयोजन करते थे और पूरा जश्न मनाते। और उन्हें सोने की पालकी, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, सोने की पालकी में ले जाया जाता था। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। और उनके अंगरक्षक सोने, देखिए जब अंगरक्षक जो शैडो होते हैं ना, जो वर्तमान में आपके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के साथ जो चलते हैं, उस समय भी उनके अंगरक्षक थे, वो भी सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार होते थे। यानी सोने और चांदी के हाथी नहीं थे, लेकिन सोने और चांदी से हाथियों को सजाया जाता था, उसपे उसका जो भी बनाया जाता था हौदा वगैरह जिसपे वो बैठा जाता था, वो सोने और चांदी के रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर साथ में चलते थे, यानी पेड़ों के साथ चलते मतलब उसमें छुप के कि कोई इनका दुश्मन इन पे हमला न कर दे, इस दृष्टिकोण से वो अपने साथ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर भी साथ चलते, लोग समझे कि यह पेड़ है लेकिन वो उनके अंगरक्षक होते थे। पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड भी रहता था निगरानी के लिए, जैसे वर्तमान में सीसी कैमरा है ना, ड्रोन सिस्टम है ना, उसी तरह तोतों का झुंड भी इनके साथ रहता था, जो सम्राट के सिर पर चारों ओर चक्कर लगाता, जैसे इस समय का ड्रोन जो चक्कर लगा, शादी विवाह या कहीं बड़े बड़े आयोजन होते हैं और ऐसी चीजें रहती है तो ड्रोन के द्वारा निगरानी रखी जाती है, उसी प्रकार से ये तोता भी तोतों का झुंड होता था जो सम्राट के सिर के चारों ओर मंडराता रहता। राजा सामान्यतः हथियार बंद महिलाओं से घिरा रहता था। देखिए महिलाओं का एक बहुत बड़ा ये भी था, महिलाओं को बहुत सम्मान करते थे और अपने साथ हथियारबंद महिलाओं को लेकर, जैसे इस समय महिलाएं जो फोर्स में है ना हर जगह, तो उस तरह की उस समय भी व्यवस्था थी। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर, जो कुछ नौकर या लोग निर्धारित होते थे, वो उस खाने को सबसे पहले चखते थे, तब चंद्रगुप्त मौर्य उस भोजन को ग्रहण करते थे। कहीं भी, जैसे अभी भी वर्तमान में यह सिस्टम है कि कहीं भी कोई भी प्रोटोकॉल होता है ना, उसी प्रोटोकॉल के तहत ये भी है। आज भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई विशिष्ट जन, भारत का राष्ट्रपति वगैरह कोई भी आता है तो उसको खाना चखने से पहले जो उनके महत्वपूर्ण अंगरक्षक होते हैं वो उस चीज को चखते हैं, उनका सब डाटा तैयार करते हैं, तब वो चीजें चलती हैं। उसी प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य लगातार एक ही कमरे में 2 रात नहीं सोते थे। ये सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण था उस समय के लिए। और हम देखेंगे पाटलिपुत्र के एक विशाल रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ, यानी उसकी बाउंड्री वाल, जो इस समय जिसके पास पैसा वो बाउंड्री वाल ऊंचा ऊंचा करके जो है रखा रहता है, उसी प्रकार से पाटलिपुत्र का जो प्राचीर था, रक्षा प्राचीर, बहुत ऊंचा था और जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार होते। उस समय के इतिहासकारों ने बताया कि इसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार थे और 2-3 मंजिला हर लकड़ी और कच्ची ईंटों के बने होते। कैसे थे? लकड़ी के और कच्ची ईंटों के बने होते। राजा का महल भी काठ का बना था, काठ मतलब वही लकड़ी का, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया था। देखिए नक्काशी शब्द पर, देखिए भारत में प्राचीन समय से ही नक्काशी यानी कलाकृतियों पर ज्यादा फोकस रहा कि लोग कलाकृतियों पर ध्यान देते थे। आज भी लोग तमाम प्रकार का कलाकृतियां होती है ना, लोग अपने घरों को सजाने के लिए करते हैं, उसी प्रकार से उस समय भी नक्काशी से अलंकृत किया गया था। और इसके चारों तरफ उद्यान और चिड़ियाघर भी थे। अब हम देखेंगे इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सारे विवरण हो गया। अब बिंदुसार के बारे में हम पढ़ेंगे कि बिंदुसार का शासन, बिंदुसार कैसा रहा,
उसका शासन कैसे कैसे रहा। तो हम देखते हैं बिंदुसार का जो शासन होता है 298 से लेकर 273 बीसी तक, यह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र। बिंदुसार प्रश्न पूछ सकता है कि बिंदुसार कौन? यह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र। इसको अमित्र घाट भी कहते हैं, जिसे इसका मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। अमित्र घात प्रश्न कभी कभी पूछ देता है कि अमित्र घात का क्या अर्थ है, तो यह है शत्रु का नाश करने वाला। इसे भद्रसर भी कहा जाता है। किसमें? वायु पुराण में भद्रसर नाम भी इसके साथ अंकित है कि वायु पुराण में ज्ञात स्रोतों से इसको भद्रसर भी कहा गया। जैन धर्म में इसे सिंहसेन के नाम से जाना जाता है। यह भी पूछ देता है प्रश्न में कि किस धर्म के द्वारा बिंदुसार को सिंहसेन नाम से जाना जाता है, तो यह धर्म है आपका जैन धर्म। और इसे दुर्धरा का पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। यह 16 राज्यों का विजेता रहा और बौद्ध विद्वान तारानाथ के अनुसार यह चीजें मिलती हैं, यह 16 राज्यों को जीता था और यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। प्रश्न पूछा जाता है कि बिंदुसार किस धर्म को माना था, तो ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था और ये मोखली पुत्र कौशल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। देखिए यह भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न में से आता है, किसने इस धर्म की स्थापना की थी, तो मकली पुत्र कौशल ने। सीरियन नरेश अंतियोकस ने डाइमेकस को बिंदुसार के पास भेजा था। कौन? सीरियन नरेश अंतियोकस ने। बिंदुसार ने एक दार्शनिक मदिरा और अंजीर भेजने की प्रार्थना की थी। प्रश्न यह भी पूछ देता है कि बिंदुसार ने अंतियोकस से क्या क्या मांगा था, तो एक दार्शनिक मांगा था, मदिरा मांगा था और अंजीर मांगा था। बिंदुसार की सभा में मेरे दोस्तों 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी। कितने सदस्यों की थी? वो 500 सदस्यों की एक मंत्री परिषद, जिसका प्रधान खल्लाटक था। बड़ा महत्वपूर्ण है ये खल्लाटक। खलनायक ना समझिएगा आप लोग, ये खल्लाटक। बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला, जो सिंध और झेलम नदी के बीच, सिंध और झेलम नदी के बीच में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये विद्रोह जो तक्षशिला में सिंध और झेलम नदी के बीच था, इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने सबसे पहले सुसीम को भेजा, फिर अशोक को। सुसीम तक्षशिला का गवर्नर था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, जब इस तक्षशिला इसका विद्रोह को दबाने के लिए सबसे पहले किसे भेजा गया, तो सुसीम को भेजा गया मेरे दोस्तों, जो उस समय तक्षशिला का गवर्नर था। और उसके बाद अशोक को भेजा गया, जो अवंती का राज्यपाल था। नमस्कार दोस्तों, यहां तक ही रहा आज का टॉपिक।